अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम आइंदा इंतखाबात और ईवीएम के मामले पर बात करें। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ वफाकी वज़रा हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं। कोई इलेक्शन कमीशन अगर ईवीएम के ज़रिए इलेक्शंस नहीं करवाता तो उसके फ़ंड्स रोकने की बात कर रहा है। शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि 80% जो हल्के हैं उनका फ़ैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट हैं उनके ज़रिए होगा। अपोजिशन तब भी दोबारा यही शोर डालेगी और इसी तरह नताइज को मुस्तरद करेगी क्योंकि फ़तह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगी। ये शेख रशीद साहब का कहना है। इस वक्त मुसलसल हम देख रहे हैं कि बयानात जो हैं वो दोनों जानिब से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कल ज़राए से ये बात सामने आई थी, बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम किसी किस्म का दबाव जो है उसको मुस्तरद करते हैं और किसी किस्म का दबाव नहीं लिया जाएगा। अब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का भी कल का स्टेटमेंट वाज़ेह है कि कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के फ़ंड्स नहीं रोक सकता, लेकिन हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि अगर ईवीएम के ज़रिए इलेक्शंस नहीं होते क्योंकि कानून बन चुका है तो फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। ये मामले पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम कुछ गुफ्तगू करें और इसके साथ साथ जो दूसरा मामला जिस पर हम बात करेंगे वो इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। जो इस वक्त शरह रिकॉर्ड महंगाई इस वक्त मुल्क में है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर बहुत सारे मामलात को हमें मुख्तलिफ दलीलें दी जाती रहीं, लिंक किया जाता रहा कि आलमी सतह पर महंगाई है लिहाजा पाकिस्तान में भी महंगाई है। लेकिन अब जब फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं आलमी मार्केट में तो हम तब भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उसके कोई समरात नहीं मिल रहे हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं उसी फ्यूल प्राइसेस के साथ। तो यकीनन महंगाई में कोई कमी न फिल वक्त आ रही है और ना इसका कोई इरादा हुकूमत रखती है। मैं चाहूँगा इस मामले पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है, सीनियर तज्जियाकार हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और अनीक नाजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। राजा आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए आप कैसे देखते हैं इस वक्त क्या हुकूमत फ़ंड रोक सकती है, फिर कोई दबाव डाल सकती है? इलेक्शन कमीशन इस वक्त सारे के सारे मामले पर अपनी राय रखता है, वक्त बहुत महदूद है। ऐसे में प्रोक्योरमेंट, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन, ये तमाम तर चीज़ें क्या मुमकिन हैं जिन पर बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है इस वक्त गवर्नमेंट? देखिए, ये जो हुकूमत जब से आई थी तो इन्होंने दो बातें की थी। एक बात की थी इन्होंने कि जनाब हम एहतसाब करेंगे, लूटी हुई रकूम लाएंगे, लोगों को पकड़ेंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने की थी वो ये थी कि इलेक्टोरल बाकी रिफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हद तक जब ये बात पिछले दिनों जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इसका रेफरेंस भेजा गया तो वहाँ जब फैसला आता है तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन के बारे में और कुछ उन्होंने वजाहत की और उनको याद दिलाया कि इलेक्शन करवाना इस अदारे की, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आइनी जिम्मेदारी है। और आइनी जिम्मेदारी उन्होंने हर हाल में पूरी करनी है, इलेक्शंस कराने हैं। और इलेक्शंस कराने का जो तरीक़ाकार है या जो कवानीन हैं वो चूँकि आइन में मौजूद नहीं तो वो इलेक्टोरल लॉज के तहत, इलेक्शन लॉज जो से है उसके तहत वो इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अब इलेक्शन एक्ट 2017 जो हमारे मुल्क में है इस वक्त हालिया, उसका के तहत तमाम इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स होंगी। अब उसमें हालिया जो अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें ईवीएम का जिक्र किया गया है, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में था कि आप मॉडर्न डिवाइसेस को इस्तेमाल कीजिए और इलेक्शन में एक जिद्दत लाइए। क्योंकि जो हम अपने एक पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखते हैं कि इलेक्शंस को हमेशा डिस्प्यूटेड करार दिया गया। चाहे जीतने वाली पार्टी हो वो कहती है कि जी मैं तो और ज़्यादा सीटें लेनी थी, हारने वाली पार्टी तो वैसे ही लगाती है। तो अब हम एक उस मॉडर्न डिवाइस की तरफ बढ़े। अब जब मॉडर्न डिवाइस की तरफ बढ़े तो इलेक्शन जो कमीशन है उसकी अपनी थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी जो कि दुरुस्त हैं कि अगर उसको टेक्निकली अगर उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं तो दे शुड सिट विद द गवर्नमेंट और बैठ के उसका एक टेक्निकल सोल्यूशन निकालें। हाँ, ये वो नहीं कह सकते कि जी हम जो वोटिंग का तरीक़ाकार है जो इलेक्शन लॉज में है, अगर वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए है तो हम वो नहीं कराएंगे। लीगली वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते।
नंबर 2 बात कि जी इलेक्शंस को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दूसरी जानिब हुकूमत अगर कहती कि हम फंडिंग नहीं करेंगे तो दिस इज़ अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो कराने का वाहिद प्लेटफॉर्म और एक वाहिद टूल या अदारा है वो इलेक्शन कमीशन। तो आप किसी भी तरीके से उनके फंड्स को नहीं रोक सकते। तो इस वक्त थोड़ी सी बुर्दबारी और समझदारी की ज़रूरत है दोनों जानिब से, और इसमें बैठें और इसको डिसाइड कर लें कि जी प्रॉब्लम क्या है ईवीएम का। आपके ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे इसको टेस्ट कीजिए, मशीन में कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें और इन्वॉल्व करें लोगों को, अदारों को और इवन अपोजिशन को। अब अपोजिशन को लगता है ईवीएम से ज़्यादा जो इशू आ रहा है, लेकिन वो राज आ साहब, रहा जो है अभी कल ओवरसीज तक की जो खबरें आ रही थी वोटिंग कि का। ये टेंडर के लिए दबाव डाल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उस दबाव को मुस्तरद कर रहा है, अब जो इस तरह के बयानात कि हम फंडिंग रोकेंगे, ये कोई फिल वक्त तो वो एक फिजा बन नहीं रही ना जिसमें ये बैठ के बात करे या कोई वे फॉरवर्ड निकले। लीगली इलेक्शन कमीशन ना नहीं कह सकता, लेकिन उसको उसका प्रैक्टिकल होना किस हद तक मुमकिन है, डूएबल है या नहीं, ये तो एक सवाल जरूर है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और उसका तरीकाकार ये है कि आप एन इलेक्शन के दिनों में जाके ईवीएम मशीन्स जाके नहीं खरीद सकते, उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ एक बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट है कि शायद बड़ा इसमें अरबों खरबों कोई जो अखराज होगा, अखराजात होंगे। आपके इवन जो बैलेट पेपर की छपाई होती है उसमें भी इतना हैवी अमाउंट होता है, उसकी टेंडरिंग भी पहले लोगों को वोट बनवाए जाते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम के इनको, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पूरे नहीं हो रहे अपोजिशन और हुकूमत से, 2 मेंबर्स आर मिसिंग, और पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो सूबा पंजाब है उसका और केपी का मेंबर ही अभी तक नहीं आया है। राइटली सेड। तो ऐसी पॉइंट आपका सूरत आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जल साहब, जैसे अभी राजा साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात कही कि इस हुकूमत जब ये आई थी तो कुछ रिफॉर्म्स की बात लेकर आई थी, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स होनी थी। पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात करते थे कि जी केपी पुलिस को हमने मिसाली बना दिया, पंजाब पुलिस को अब हमने ठीक करना है, बाकी चीज़ें बेहतर करनी है। अच्छा, किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स पे काम नहीं हुआ, सिर्फ तमाम तर फोकस जब सिर्फ इंतखाबात पर है, तो इससे भी हुकूमत की जो इंटेंशन है उस पर तो सवाल उठता है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी रिफॉर्म्स करनी है वो बासूरत पार्लियामेंट के जरिए और अपोजिशन वगैरह की शमूलियत से ही होंगी, क्योंकि इलेक्शन तो सबके लिए एप्लीकेबल है ये। लेकिन ईवीएम जो है ये, मैं समझता हूँ एक बेहतरी की तरफ कदम था। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे टेक्निकल लोग जो देखते हैं, जिन्होंने एनालाइज किया ये चीज, वो ये कहते हैं कि अगर ईवीएम हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो रिगिंग है उसका कुछ 10% चांस रह जाता है, 90% ये कवर कर ले। उसमें विल चाहिए, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग लोगों की होनी चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके। जो जो पुराना तरीका है वो तो इन एनी केस रिजेक्टेड था। उसमें तो कभी भी ये नहीं हुआ कि उस तरीके के मुताबिक आपने इलेक्शन कराया तो वो डिस्प्यूटेड ना हो। उसमें आप देखिए कि ये इन लोगों ने, लोग जो 10 साल 20 साल से फौत हो चुके हैं, उनके भी आईडी कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, जाली आईडी कार्ड बनाए हुए वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर पैसा भी चल रहा है। आपने देखा कि किस तरह पैसा देके तो वोटों को बदला गया। तो खिलाफत बेतहाशा हैं। अगर एक कदम ऐसा लिया जा रहा है जो कि बेहतर है तो ठीक है, 10 कदमों की जरूरत थी, लेकिन एक भी लिया आपने तो है तो पॉजिटिव साइड, उसको उसको एनकरेज करना चाहिए था। यहाँ मुश्किल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो बगैर इनके साथ डिस्कशन किए, बगैर एक कोई सेशन होने के, उन्होंने शुरू में ही काफी सारे पॉइंट्स इसके अगेंस्ट निकाल दिए, जिनमें बात बिल्कुल मजाका खेज थे कि जी इतनी मशीनें होगी, रखेंगे कहाँ, गए कहाँ, उनकी जगह नहीं मिलेगी, फना होगा, ये होगा। ऐसी ऐसी बातें जो कि जिनका कोई ताल्लुक नहीं इससे, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मशीनें लेंगे तो लाजमन स्टोरेज प्लेस भी उसकी होगी, सब कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको किसी ने भी
जो ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस स्टेप को पॉजिटिवली देखा ही नहीं, सवाए हुकूमत के। तो बेहतरी क्या आनी है फिर? वो लगता ही है कि स्टेटस को जो है वो उस पर चिपके हुए हैं लोग। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये है कि जो अभी बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के पास उनके उनके पास हैं रिजर्वेशंस हैं, वो उनको दूर करना चाहिए। वो बहाना ले लेते हैं, कभी वो कहते हैं कि इंटिमिडेशन हमारी हो रही है, हमें धमकाया जा रहा है। तो धमकाने का किस्सा नहीं, आप गवर्नमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें और अपने मामला को सीधा करें। वो भी, हुकूमत भी उसकी जिम्मेदार है और इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है। नतीजा ये कि चीजें आगे चलती नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन ने कहा था कि हम अदालत में जाएंगे, वो गए कोई नहीं। आप देख लीजिए कि आज 17 तारीख का पिछले उन्होंने कहा था कि हम अदालत में जाएंगे और ये महीना पिछला निकल गया, अगला दिसंबर चढ़ रहा है, ऑपोजिशन अदालत में गई कोई नहीं। तो चलेगा कैसे ये मामला? मैं बड़ा हैरान हूं कि सिर्फ फसाद खड़ा करके तो ये चीजें हल नहीं हो। मेरा ख्याल है कि इस पे तावन की फजा कायम करके मुज़ाकरात आपस में करके एक दूसरे के शुकूक व शुबात दूर करें और ईवीएम को लाने का सिलसिला जितना जल्दी हो सकेगा उतना ही आपके लिए मैनेजेबल होगा। अगर लेट होता गया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन वगैरह रोड़े अटका रहे हैं, तो ये तो मैं ये ईवीएम जो है अगर ये लग गई और टाइम आपके पास थोड़ा हुआ, लोग ट्रेंड ना हुए, तो इस सबसे ज्यादा डिजास्टर इसकी वजह से होगा। राइटली सेड। तो ये ये मेरा ख्याल है कि इससे बिल्कुल वक्त ये इस एक बड़ा वक्त थोड़ा कंसर्न है है। और इसको सीरियसली लेना चाहिए। डेफिनेटली ये एक बड़ा कंसर्न है और बिल्कुल दुरुस्त कंसर्न है, और बज़ाहिर हम इसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहे। अनीक नाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस पे बात कोई कर ले कि आप ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन करा लें, आप बैलेट पेपर के ज़रिए करा लें, या कोई और आप तीसरा निज़ाम भी लें उसके ज़रिए आप इलेक्शन करा लें, असल ज़रूरत किस बात की है? क्या शफाफियत की ज़रूरत है, एतमाद की ज़रूरत है, जिसका फुकदान रहा है कि हर इलेक्शन पर उंगलियां उठती रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप आज ईवीएम ले आएंगे तो उंगलियां नहीं उठेंगी, कल को कोई और निज़ाम ले आएंगे। आप इलेक्शन कमीशन को कब प्रॉपरली खुद मुख्तार बनाएंगे और इलेक्शन के निज़ाम पर कब एतमाद कौम का बहाल होगा? फिर जो भी निज़ाम आप लाएंगे मेरे ख्याल से वो काबिल कबूल होगा। आपकी क्या राय है सर? अरसलान, मेरा ख्याल है कि पहले तो हमें एक बुनियादी बात समझ लें। टेक्निकलिटीज को तो काफी बात हो गई। बुनियादी बात यह है कि इंतकाले इख्तदार का तरीका क्या होगा। ये हजारों साल से इंसान ने सदियों के तजुर्बे के बाद, लाखों जंगों के बाद, बेपनाह जुल्म और बेगुनाहों का खून बहाने के बाद इज्तमाई शऊर यहां पे पहुंचा कि इसका इंतकाले इख्तदार जो है ये हमेशा ब्लडी होता है, बंदूक से होता है, तलवार से होता है। तो इस खून से बचत करने के लिए आखिरकार एक पुरअमन तरीका इंतकाल इख्तदार का क्या निकाला जाए। तो वो जमहूरियत है, वो इंतखाबात हैं, और उसका नाम है वोट। के आप अक्सरियत से राय ले लीजिए, और जो लोग जिनको अक्सरियत राय देकर मुंतखब करे उनका एक अरसा इख्तदार का तयन कर दीजिए, और उसके बाद दोबारा से वो लोगों के पास जाके पूछ लें कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, और फिर लोग फैसला करें, उनकी अक्सरियत फैसला करे कि अब उन्हें कौन सा नुमाइंदे चाहिए, इख्तदार किसके पास जाएगा। ये है पुरअमन इंतकाले इख्तदार का तरीका। अच्छा, हमारे यहाँ मामला ये है कि वो जो पुरअमन इंतकाले इख्तदार का तरीका है, उस तरीके पे हजार सवाल मौजूद हैं, और वो कभी, यानी आपने जैसे फरमाया कि उसे दुरुस्त नहीं माना गया, धांधली की हमेशा आवाजें आई। दूसरा इंतकाल इख्तदार का तरीका वो है जो जाहिर है कि जनरल ज़ियाउल हक आ गए, यूब आ गए, या आ गए, परवेज मुशर्रफ आ गए। यही तरीका है ना, तीसरा तो कोई तरीका नहीं। अच्छा, अब वो जो अपना जनरल साहब जब आते हैं तो वो तो खैर कि हर चीज से मावरा होते हैं, तो इख्तदार चला जाता है उनके पास। लोगों को जब इंतखाब करना होता है तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस उस पे अगर आप देखें तो 2018 के इलेक्शन को भी तमाम तर इल्जामात के बावजूद और धांधली के, जिन्हीं अपोजिशन हमेशा ये कहती आई है धांधली, 2013 के इलेक्शन में पीटीआई कह रही थी कि धांधली हुई है, यही 2008। लेकिन ये कि इलेक्शन मतलब उनको बादल नखास्ता या जैसे भी कहिए कबूल कर लिया गया, उसके नतीजे में हुकूमतें बन गई, वजूद में आई, यानी एक कैबिनेट बनी और एक निजाम, मतलब उन लोगों ने मुल्क का संभाल लिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी इकोनॉमी पर है, जो लॉ एंड ऑर्डर पर है, जो गवर्नेंस पर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन पे है, वो उसी तरीके से, उसी शऊर से, उन्हीं मेथड्स के साथ और उसी, यानी आप कहिए जिद के साथ, तकब्बुर के साथ, जल्दबाजी में, बगैर कोई होमवर्क किए, बगैर यानी कोई कंसेंसस पैदा किए,
बगैर उसकी ग्राउंड प्रिपेयर किए ये एक स्टेप ले बैठे हैं, उसको अपनी जिद और अना का मसला बना बैठे हैं, और उसके ऊपर जलती पर तेल का काम वो खुद इनके वजीर कर रहे हैं। मतलब ये कि एक वजीर साहब कह रहे हैं, शेख रशीद साहब, कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं ये 30-40 हलकों का फैसला ये करेंगे, इनके वोटों से होगा। 80% फवाद चौधरी हल्कों साहब का आपने जिक्र किया, 80% तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम फंड्स ही रोक लेंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन सीधा हो जाए, बंदा बन जाए। तो इनसे मतलब है कि हम सवाल ही कर सकते हैं कि देखिए वो नवाज जरदारी तो चोर थे, बाकी लोग भी चोर हैं, मतलब है सिर्फ आप ही ठीक हैं। अब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन भी चोर डकैत है, यानी बाकी इदारे भी आपको यानी मुनासिब नहीं लगते। आप मतलब चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए पंजाब में कितने आए गए, आईजी देख लें कितने आए गए, उसके बाद हर पोस्टिंग ट्रांसफर पे इन्होंने मतलब है कि जैसे कहना चाहिए डिले करने की कोशिश, किसी में अनड्यू। तो ये आखिर ये किस तरह का शऊर है जो ये फैसले कर रहा है? वो उसकी जो एक्सेलेंस है उस शऊर की, उसकी जो स्किल, उसकी जो हुनर, उसकी जो एहलियत है, वो एहलियत हर मैदान में हमारे सामने खड़ी है हकीकत बनकर। और हम कितना भी आंखें बंद करना चाहें, वो आपको जो एक लेवल नजर आता है गवर्नेंस का ओवरऑल पूरे मुल्क में, वही मामला इलेक्शन के साथ हो रहा है, वही मामला ईवीएम मशीनों के साथ हो रहा है। अच्छा, अब ठीक। मैं अपनी गुजारिश इस बात पे खत्म करता हूं कि इंतकाले इख्तदार पाकिस्तान में मौजूदा हालात में दिखाई यही दे रहा है। देखिए कोई बंदा मतलब मुस्तकबिल का हाल तो बता नहीं सकता, लेकिन एज एक हम्बल यानी स्टडी मतलब स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं ये गुजारिश आपसे कर दूं कि ट्रांसफर ऑफ पावर पाकिस्तान में अब करना होगा। और ठीक। ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है इसका तरीका कार जो है वो इलेक्शन ही रहे तो अच्छा है, वोट ही रहे तो अच्छा है, और जो जो जिस पर आइन की हुक्मरानी को बहाल करना होगा। अच्छा, ये हमने अगर न किया और जिद पे अड़े रहे। राजी से पॉइंट आ गया, एक ब्रेक की जाने मुझे यहाँ पर बढ़ना है सर। पॉइंट वेल टेकन। ब्रेक से वापस आकर मैं जाऊँगा, ज़रा कुछ बात हम पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कर लें, और फिर मैं तीनों मेहमानों से कमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पे ले लूँ, और फिर ज़रा कुछ बात हम महंगाई पर कर लेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। राजा आमिर साहब, गो के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन बहुत सारे सवालात आज भी उठते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में हर तरह के पाकिस्तानी आते हैं। कुछ यूरोप, बरतानिया, अमेरिका में रहने वाले वो हैं जिनकी चौथी चौथी नस्ल है वहाँ पर, जिनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ नहीं पता, जो शायद उर्दू भी नहीं बोलना जानते। वो पाकिस्तान की सियासत को कितना समझेंगे और सही वोट दे सकेंगे। फिर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो है जो बड़ा अटैच्ड है, लिंक्ड है पाकिस्तान के साथ, फ्रीक्वेंट यहाँ पर विजिट करता है। क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तानी जिन मुल्कों में हैं वहाँ की सियासत में हिस्सा लें, अपनी लॉबिंग करें, वहाँ पर अपने आप को मजबूत करें, ना कि वो यहाँ पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें? अब गो के ये बात हो चुकी, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसके असरात क्या होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी? क्योंकि PTI तो बड़ी पुरुमीद है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ हैं और 80% हल्कों पर इन्हीं का वोट असरअंदाज होगा और इन्हीं की वजह से हम इलेक्शन जीतेंगे अगला। देखिए अदनान, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, और हर घर से तकरीबन कोई शख्स बैरून मुल्क है, हर फैमिली से कोई ना कोई बैरून मुल्क है, और जब हम उससे अपना कनेक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसी तरह घर का एक फ़र्द ही तस्वर किया जाता है, वो उसी तरीके से रिलेशंस निभाए जाते हैं। पाकिस्तानी कौम में या हमारी अपब्रिंगिंग में अपनी मट्टी से प्यार और ये चीज़ें, अपनी फैमिली से, अपने मुल्क से अपना कनेक्शन बरकरार रहता है। आई एम ए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मैं बहुत बैरून मुल्क गया हूँ, तो वहाँ जो पाकिस्तानी से मिलता हूँ, आप कोई 1 या 2% को ना गिनिएगा, लेकिन जो 99% या 95% लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद भी हैं, वो पाकिस्तान को बेहतर भी देखना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क से ये जो स्टेटस को के हामी अफराद हैं, जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में ये नहीं चाहते कि ये मौरूसी सियासत ख़त्म हो, क्योंकि जब वो बैरून मुल्क हैं तो उन्हें नज़र आता है कि यहाँ मौरूसी सियासत का
और इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है, तो उसी को सामने रखते हुए वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं, जो कि उनका एक आईनी हक है, क्योंकि अगर आपने उनको डुअल नेशनैलिटी दी हुई है, उनको पाकिस्तान ओवरसीज का कार्ड दिया हुआ है, तो ये कानूनी तौर पे उनका हक है। लेकिन जब वो ये भी देखते हैं कि बैरून मुल्क अगर कोई शख्स या कोई सियासतदान किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, किसी झूठ में इन्वॉल्व होता है, किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व होता है, तो उसको सख्त सज़ा मिलती है और उसको आउट कर दिया जाता है उस पॉलिटिकल एरिना से। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनको अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अपोज किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान की सियासत में ना आइए, आप या तो बैरून मुल्क की सियासत में रहें या फिर आप एक अपना नुमाइंदा चुन लें और वो यहाँ की पार्लियामेंट में आके बैठे, जैसे कश्मीर की बात होती है। तो आई थिंक कि इनको, आपको इनका पैसा तो अच्छा लगता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी ओवरसीज से जो पैसा आ रहा है उस पे खड़ी हुई है, और अगर वो आपके यहाँ आके अपना इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तो ये भी एक बेहतरी होगी, जैसे कि ईवीएम का एक कॉन्सेप्ट है और फेयर और फ्री इलेक्शन। राइटली सेड राज साहब, तो आप समझते हैं कि एक बेहतरी होगी और इसके पॉजिटिव असरात ही आएंगे। जनरल साहब, आपकी क्या राय होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने के क्या असरात, दूररस क्या असरात हो सकते हैं, और क्या ये सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारी बड़ी हिमायत है? मैंने ये नोट किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हम लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनसे ज्यादा फिक्रमंद है यहाँ के हालात के बारे में, दिलचस्पी भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जराए से खुरेदें, पता करें कि ये चीजें क्यों गलत रास्ते पे जा रही हैं, इनका क्या हल हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए कि वो वोट भी दें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा दिलचस्पी भी लेंगे। और ये कहना कि डुअल सिटीजनशिप वाले सारे हैं, वो सारे नहीं। वहां पे मेरा ख्याल है ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप रख के वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं बाहर। उनका तो अल्टीमेटली है यही कि फॉल बैक पोजीशन, उन्होंने पाकिस्तान में ही आना है और यहाँ आके रहना है, वो वहां नहीं रह सकेंगे। कुछ डुअल सिटीजनशिप भी है वहां। अगर हमने उनकी सिटीजनशिप रिवोक नहीं की, खत्म नहीं की, तो फिर उनको राइट तो होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जरूरी है कि हम उन लोगों की ओनरशिप रखें जो अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करते हैं। उनको हार्नेस करना, उनको वहां पे इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के सफीर के लिहाज से पाकिस्तान के लिए वो सफारतकारी करें, उन मुल्कों में उनकी पॉलिसीज के ऊपर वो असरअंदाज होने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में हक में वो उनकी पॉलिसीज बने उन ममालिक की। ये चीजें लिंक्ड हैं इन चीजों से कि आप उनको ओनरशिप कितनी देते हैं। अगर आप ओनरशिप नहीं देंगे तो वो भी आपसे बेगाना होने शुरू हो जाएंगे, जैसे बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में पाकिस्तानी हैं, वो आपके लिए काम कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। अगर पोलिटिकल पार्टीज उनको और झंझट में और मसलों में ना अगर उलझाए और उनसे यही काम लें कि पाकिस्तान की वकालत करें, तो वो आपके लिए बड़ा एक अच्छा सोर्स है। लेकिन बिल्कुल उनकी सही, ओनरशिप आपको देनी होगी। ऑनरशिप देनी होगी। नाजी साहब, आप तो अब खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बरतानिया में बैठे हुए हैं, आप कितने खुश हैं कि अब आप पाकिस्तान की सियासत में वोट डालेंगे अगले आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, ये बड़ी बचकाना सी बातें हैं सारी। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं ये दलील सुनता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए उनको चांस मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो फिर इलेक्शन लड़ने का चांस भी मिलना चाहिए, उन्हें कैबिनेट में आने का हिस्सा मतलब है हक होना चाहिए। आधा अधूरा काम क्यों है? मतलब है मुझे वोट देने का हक है, इलेक्शन लड़ने का नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये जो मोहब्बत करना होता है ना मुल्क से, ये यानी अब माएं अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, ऑपरेशन खुद क्यों नहीं करती? यानी बैरून, आपको मालूम है कि लंदन में सबसे बड़ा जुलूस जो तारीखी पाकिस्तानियों का निकला था वो अप्रैल या मई 1971 में निकला था, जनरल याह्या खान के हक में और फौजी ऑपरेशन जो हो रहा था उसकी हिमायत में। और वो कंडेम कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप क्यों कह रहे हैं कि फौजी एक्शन मसले का हल नहीं है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, बंगालियों को ठीक मार रहे हैं। तो ये सियासी शऊर उनका ये है। अच्छा, अब आगे आ जाएं, ये फैसला कौन करेगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट डालने के बाद इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अक्सरियत करेगी ना। कौमों के फैसले, इज्तिमाई फैसले अक्सरियत ही करेगी ना। तो
वो अक्सरियत के फैसलों के लिए बुनियादी शर्त ये है कि एक ऐसी हुकूमत हो जो जेन्युइन, जो यानी अक्सरियत की नुमाइंदा हुकूमत हो, ये अब उसके बाद एक पार्लियामेंट हो जो खुद मुख्तार हो। ये जो मौजूदा निजाम है, यहां पार्लियामेंट कहती है हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम करें क्या, दूसरों की तरफ जाएं तो वो कहते हैं जमहूरियत है। ये मैं आपसे इस बात पे इख्तिताम करता हूं कि तारीख बड़ी बेरहम है, वो पुकार रही है, हम उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। हमने डिले किया, हमने सारे के सारे तरीके आजमा लिए मशरकी पाकिस्तान में, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं रोक सके। मुल्क टूट गया लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर इनएविटेबल हो चुका है इस वक्त। ये जिन जिन लोगों के पास इख्तियार है उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इस कौम पर खुदा के वास्ते एतबार करके देख लें, इनको इलेक्शन लड़ने दें, इनको अक्सरियत अपनी बनाने दें, इनको अपने मसाइल से लड़ने दें। ये जो ऊपर से आते हैं ना चाचे मामे कि हम बताएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम बताएंगे, जाहिलों को क्या पता, ये वही नताइज है जो हम भुगते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही नाजिब साहब, पॉइंट आ गया आपका सर। आगे बढ़ते हैं। गो कि अब ये चीज़ तो हो गई, वक्त ही बताएगा कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। अरसलान जन साहब, मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहा था। देखिए बात ये है, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है वो वजारत नहीं दे सकते, वो ओहदा नहीं दे सकते, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहीं और भी वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। लेकिन जो जिनके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है पाकिस्तान की, वो आके बिल्कुल ले सकते हैं। और डुअल सिटीजनशिप वाला जैसे हमारे पंजाब के गवर्नर है, उन्होंने अपनी वहां की सिटीजनशिप छोड़ी और यहाँ ओहदा ले लिया। इस पे तो रास्ता मौजूद है। सबसे बड़ा झूठ है कि बरतानिया की शहरियत छोड़ी। कानून देख, पहले जान ले कानून क्या है। बरतानिया नहीं छोड़ी इसने, मैं ये कहता हूं कि नहीं छोड़ी, आप उसके ऊपर मुकदमा कर दें। चले सर, बात आ गई सर। एक आखिरी मामले पर बात के लिए वक्त ज्यादा अगर उसने नहीं छोड़ी, अगर उसने नहीं छोड़ी तो उसका इंडिविजुअल अमल है, आप मुकदमा कर दे उस पर कि ये झूठा है तो खत्म हो जाएगी बात। लेट्स मूव फॉरवर्ड सर। एक कमेंट जो महंगाई सर करने की, भाई इसने नहीं छोड़ी, उसने यहाँ लिख के दिया मैंने छोड़ी है, आप कहते हैं नहीं छोड़ी तो मुकदमा कर दो उस पे झूठा। आप दोनों की आवाज दब जाएगी, क्रॉस टॉक नहीं हो पाएगी, आप दोनों की आवाज दब जाएगी सर। ठीक है सर, पॉइंट आगे बढ़ते हैं। राज साहब, ताकत की इंतहा देखें। ठीक, नाजी साहब इंतहा देखें। नहीं सब पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ ना, इस बात को ये खत्म करते हैं। अपनी राय, आपने अपनी राय का इजहार कर दिया उनकी। यार ये कोई बात है? ठीक, आप मजाक समझते हैं। आगे बढ़ते हैं ना नाजी साहब। आप मुकदमा कर दो उस पे, आप कह दो कि जी ये शायद झूठ बोल रहा है, वहां से सबूत दे दो हमें। बढ़ते हैं सर, मुझे राज साहब की जानिब जाने दें। अब जरा महंगाई पे वक्त बड़ा महदूद है, कमेंट ही ले पाऊंगा। राज साहब, और तो रिकॉर्ड हम कोई बना रहे हैं या नहीं? रिकॉर्ड महंगाई जरूर है हमारे पास और ये कम नहीं हो रही। कभी हम अब हमें नई दलीलें मिलती हैं कि आलमी सतह का मसला है और ये और वो है। ये किस तरफ जाता देख रहे हैं? जरा कमेंट बस इस पे कर दें ज्यादा महदूद वक्त में। हाँ जी, इसको देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो वाकई ही इंटरनेशनल आपकी जो सिचुएशन है और उसमें दुनिया में बहरान आया है, लेकिन नाजी साहब, मेरा राजा साहब से सवाल है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मेरा राजा साहब से सवाल है जी। जो इंटरनेशनल रिसेशंस हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज है वो यही होगा, और अगले इलेक्शन में बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि वो महंगाई को, एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों को किस तरीके से एक कंट्रोल्ड रेट में लाएंगे। अब उसमें उनकी गवर्नेंस के भी इश्यूज होंगे, उसमें उनकी पॉलिसी के भी होंगे, और एक बड़ा इशू जो उनको मिला है वो मिला है कि हमारे यहाँ होल्डिंग, हमारे यहाँ माफियाज, हमारे यहाँ चाहे वो चीनी के हों, चाहे वो गंदम के हों, चाहे वो दाल और दूसरी अशिया के हों, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके होल्डिंग की है। और उन माफिया से लड़ना इस गवर्नमेंट के ने ऑल्दो शुरू तो किया है, लेकिन वो आसान काम नहीं होगा। तो बकाया 1.5 साल मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत को अपनी सारी तवज्जो महंगाई और आवाम को रिलीफ देने पे देना होगा। जल साहब, आप क्या कहेंगे सर? आलमी मसला है महंगाई भी, ये भी हमारा मसला नहीं वो है। आलमी मसला एक पहलू है, यहाँ डिमांड और सप्लाई ये गवर्नेंस का इशू है। यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनती हैं, ये उनका इशू है कि वो प्राइस को कंट्रोल करें, वो इस पे बैठ के तजिया करें कि क्या कीमत रखी जा सकती है कम से कम, वो नहीं हो रहा। तो ये गवर्नेंस का फेलियर जो है अपनी जगह पे, उसका हुकूमत को हिसाब चुकाना पड़ेगा। अगले इलेक्शन में ये सबसे मेरा ख्याल है सेंसिटिव इशू यही आएगा। और
जो इन्होंने दूसरे प्रोग्राम वगैरह शुरू किए हुए हैं, जो एहसास प्रोग्राम और इस तरह की चीजें हैं, वो भी लोग परखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट वाकई आया ऐसा या नहीं, कि उससे लोगों को कुछ तशफ़ी हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये गवर्नेंस कमजोर होने की वजह से ये ज्यादा इसका इफेक्ट पब्लिक के ऊपर ज्यादा सीरियस इफेक्ट आया है। तो मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन में इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। गवर्नेंस क्यों कर जनरल साहब बेहतर नहीं हो पा रही तमाम तर कोशिशों के बावजूद? बात यह है कि ये बड़ी सीधी सी बात है, माफियाज हैं हर जगह पे, माफियाज को हैंडल नहीं कर सके, माफिया इनको डिक्टेट कर गई। अगर माफिया देखें, शुगर जो है तो वो चीनी देखिए गोदामों में पड़ी रही, छापे जब मारे तो कई गोदामों से निकली, लेकिन हुकूमत ने ये काम वक्त पे नहीं किया, चीनी की कीमत कम हो गई। बहुत सारी और चीजें हैं जिनमें कि ये हैंडल नहीं कर सके, और अगर आप हुकूमत होके भी माफिया के हाथों पे बस हो जाए तो फिर आपकी गवर्नेंस खत्म हो गई ना, फिर आपकी गवर्नेंस तो नहीं है। ठीक, जनरल साहब मेरा पॉइंट ख्याल है कि ये इनको बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा इसका। नाजी साहब, माफियाज पहले तो हमें यह था कि वो माफियाज हैं वो इन्हीं हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, साथ मिले हुए हैं। अब अगर माफियाज आपके साथ नहीं हैं और स्टेट मशीनरी पूरी आपके पास है, क्या फिर माफियाज ज़्यादा स्ट्रांग हैं? क्या आप उनको नहीं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर सकते? यही जिस नतीजे पे आप अरसलान पहुंचे हैं, बिल्कुल ये बड़ा खतरनाक नतीजा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये कह देना देखिए अब वो क्या रहा, वन पेज हमने सुन लिया, रियासत की सारी ताकत यानी इज्तमाई ताकत अगर अपनी फेलियर्स का जिम्मेदार माफिया को जब करार देती है तो वो एतराफ करती है कि माफिया हमसे ताकतवर है। तो फिर अगर माफिया हमसे ताकतवर है भाई, तो आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर किस चीज के बने बैठे हैं? मैं नहीं मानता कि माफिया ताकतवर है। माफिया ताकतवर, रियासत सबसे ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान की रियासत हर माफिया से बड़ी ताकत रखती है, अवाम की ताकत रखती है। माफिया को कुचलने के लिए एक मैकेनिज्म अवाम मुंतखब करे, कौन लोग होंगे जो इसको खत्म करेंगे, उन्हीं को करने दें। ये जो हम अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के कहते हैं ना बड़े आराम से कि माफिया जीत गया, हुकूमत हार गई, इसका अंजाम आप जानते हैं क्या है? हम क्या बता रहे हैं दुनिया को? अफगानिस्तान हमारे गले पड़ा हुआ है, ऊपर से हम कह रहे हैं कि हम भी हार गए, सारी मशीनरी हार गई, माफिया जीत गया। वो खुदा का खौफ नहीं आता हमें इस तरह की बातें करते हुए? न्यूक्लियर कंट्री हैं आप, कल को माफिया यानी मैं अपना मुंह और क्या खोलूं? न्यूक्लियर के हवाले से, प्रोलिफरेशन के हवाले से कैसे कैसे इल्जाम है आप पे। डॉक्टर कदीर पे क्या इल्जाम था? ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि हमारे से माफिया ताकतवर है, स्टेट हमारी कमजोर हो गई है। वो खुदा का खौफ करें यार। ये तो हो गई थ्योरेटिक बात। आवाम के नुमाइंदों को दे दें, ये अवामी नुमाइंदों का काम है, वो जिसको मर्जी मुंतखब करे। पहले भी मुल्क चलता है इंशाल्लाह, ये आगे भी चलेगा। ये अपनी नाकामी, आप ये क्यों नहीं मानते कि हम नाकाम हो गए हैं? हर चीज माफिया माफिया ताकतवर है, माफिया ताकतवर है। जिन्होंने ये मानना है उनका कोई नुमाइंदा मेरे पास है नहीं है, और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जरा अर्ज करूं, देखें बात सुनिए, हमने माफिया मेरी का बात कर दिया है, ये नाकामी का इकरार है। मैं ये मानने से इनकार एक करता बात मैं करूं यहाँ पे अरसलान, जनरल साहब, ये कोई दुनिया में इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान में लीडरों ने करप्शन नहीं की? और ये भी कोई इनकार कर सकता है कि यहाँ मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, एक नैब भी है? माफिया जीत गया, हम हार गए। और यार बात तो सुन लो ना, आप तो नारे ऐसे लगाते जा रहे, बात तो सुनो, बरखुरदार बात सुन लो पहले। किस्सा ये है कि एक भी केस डिसाइड हो सका, एक भी केस में किसी में सजा हो सकी, सिर्फ इसलिए कि हुक्मरान और करप्शन एक जगह पे है। जब हुक्मरान खुद माफिया बन जाता, आप सिंध में देख लो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अंदरून सिंध में जाके इंसान को रोना आता है कि क्या हाल है वहां। ये रियलिटीज हैं जनरल साहब जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल रियलिटीज है। मेरे पास वक्त मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरी बात सुनो, बात करते जाए, एक सेकंड बात सुनो। मेहमानों का सर बहुत शुक्रिया। आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।